हेलो एवरीवन। करंट अफेयर्स की सीरीज में हम 23 ऑफ मार्च पर पहुंच चुके हैं और मैं आपको ये वीडियो कल नहीं प्रोवाइड करा पाया बिकॉज ऑफ सम रीजन, लेकिन आज आपको 23 एंड 24 मार्च दोनों की जो वीडियोस हैं वो प्रोवाइड करा दिए जा चुके हैं। चलिए, यहाँ पे द हिंदू पीआईबी के करंट अफेयर्स को हम एमसीक्यू के थ्रू डिस्कस करने वाले हैं और यहाँ पे हम देखेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे बिकॉज दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 टॉपिक्स जो कि आज के दिन की जो न्यूज थी उसको लेकर बनाए गए हैं। This is brief introduction about me. My name is Prince Luthra, All India rank 577 from UPSC CSE 2014 batch, and this is the एड्रेस ऑफ टेलीग्राम @prince अंडरस्कोर लगाना जरूरी है लूथरा। यहाँ पर जो भी आपके डाउट्स होते हैं प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू को लेकर, बहुत सारे लोगों ने मेंस क्रैक कर लिया होगा, अभी रिजल्ट उसका आया है और उसी वजह से ही अगर आप इंटरव्यू को लेकर गाइडेंस चाहते हैं इवन देन यू कैन अप्रोच, पूछ सकते हैं। और अगर आप दोबारा से प्रीलिम्स के लिए नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी आप कुछ पूछना चाहें तो इस एड्रेस के ऊपर मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए, यहाँ पे जो टॉपिक्स हम डिस्कस करने वाले हैं आज, नेशनल एग्री फूड बायोटेक्नोलॉजी के बारे में जानेंगे, ग्राम उजाला क्या है इसके बारे में डिस्कशन होगा, ईईएसएल को लेकर एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान न्यूज में थे, पर्सनैलिटी रिलेटेड एक क्वेश्चन रहने वाला है। फिर ग्लोबल वाटर क्राइसिस रिपोर्ट के बारे में जानते हुए हम नेक्स्ट जो डिस्कशन करने वाले हैं वो नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट के बारे में करेंगे। इसके बाद नगर वन स्कीम के बारे में जानेंगे, देन विट्सन रीफ जो आपका ज्योग्राफी रिलेटेड क्वेश्चन है उसको डिस्कस करते हुए केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट को डिस्कस करेंगे और फाइनली एक एमसीक्यू हमारा जन शक्ति अभियान को लेकर है। अगर आपको YouTube नोटिफिकेशन भेज रहा है वीडियोस का, बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, आपको बेल आइकन जो है उसको प्रेस करना पड़ेगा और उसको प्रेस करने के बाद ऑल बटन को प्रेस करना पड़ेगा, क्योंकि ऑल बटन को प्रेस करेंगे उसके बाद ही आपको नोटिफिकेशन जो है वो मिलना शुरू होंगे। चलिए, और आई होप आपने जो मॉक टेस्ट है वो लगाने शुरू कर दिए होंगे बिकॉज अभी एग्जाम को 95 डेज के आसपास का टाइम बचा है और आपको एग्जाम में कम से कम 50 मॉक टेस्ट जो है लगा के जरूर जाने हैं। तो डेली बेसिस पे अभी मॉक टेस्ट जो है लगाना शुरू कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब द यूपीएससी टेस्ट सीरीज, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस के अंदर अवेलेबल है, इसको आप ले सकते हैं। अदरवाइज आप मॉक टेस्ट कहीं से भी लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, लेकिन 50 मॉक टेस्ट मिनिमम आप लगाइएगा जरूर। और जो ये आप एमसीक्यूज करते हैं, डेली बेसिस पे क्विजेस करते हैं, ये भी एक तरीके से आपकी मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस के लिए ही प्रोवाइड किए जाते हैं। यहाँ पर जो कट ऑफ रखी जाती है वो 6 मार्क्स की रखी जाती है, मतलब आपको 6 या इससे ज्यादा स्कोर करना है टू बी इन द सेफ जोन। यहाँ पर अपने टारगेट को सेट करें जल्दी से, बिकॉज टारगेट सेट करते हैं तो और भी इंटरेस्ट आता है और कोशिश करी जाती है कि हम कोई भी क्वेश्चन गलत ना करें। तो कितना टारगेट आप सेट करके चल रहे हैं, 10 में से कितने एमसीक्यूज आप करेक्ट कर पाएंगे, कितना स्कोर कर पाएंगे, जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। चलिए, तो कोशिश करिएगा अपने टारगेट को अचीव करने की। आज के फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट नबी। नबी को लेके, विच इज नेशनल एग्री फूड बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट। नबी जो है इट इज द फर्स्ट एग्री फूड बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, ये पहला एग्री फूड बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट है, हो सकता है ये हरियाणा में लोकेट करता है। दो स्टेटमेंट्स आपके सामने हैं। नबी अभी न्यूज में था और यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर हर्षवर्धन जो है उन्होंने अभी अभी जो नबी है इसको यहां पर इनॉग्रेट किया है। न्यू एडवांस हाई रेजोल्यूशन माइक्रोस्कोपिक फैसिलिटी जो है वो नबी के अंदर लाई गई है, उसको यहां पे इनॉग्रेट किया गया। आपको बताने इस इंस्टीट्यूट के बारे में सोचे। चलिए डिस्कस करते हैं। तो नबी जो है, यस, नेशनल एग्री फूड बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट जो है पहला एग्री फूड बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट है जिसे कि 2010 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, और अभी यहाँ पर क्या किया गया है, अभी यहाँ पे जो हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर है उन्होंने यहाँ पे एडवांस हाई रेजोल्यूशन माइक्रोस्कोपिक फैसिलिटी जो है इसको इनोग्रेट किया। तभी नबी जो 2010 में इनोग्रेट किया गया था, बनाया गया था, वो दोबारा से न्यूज में था। तो पहली स्टेप आपकी बिल्कुल ठीक हो जाती है, लेकिन इट इज लोकेटेड वेयर, इट इज लोकेटेड इन पंजाब। पंजाब के अंदर ये लोकेट करता है। देयरफॉर आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए विल बी योर करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता है क्वेश्चन नंबर 2 ग्राम उजाला के बारे में पूछा गया। ग्राम उजाला को लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। तो जो टॉपिक है आप उसे अंडरलाइन करें, जो चीज पूछी गई उसे सर्कल में डालें। तो यहाँ पे सही है, पूछा गया है ग्राम उजाला के बारे में। 7 वॉट एंड 12 वॉट एलईडी बल्ब्स विद 3 years वारंटी विल बी गिवन टू रूरल कंज्यूमर। तो ग्राम उजाला के अंदर 7 वॉट और 12 वॉट की जो एलईडी बल्ब्स हैं उनको कंज्यूमर्स को दिया जाएगा। हो सकता है अगले 3 साल में, बेसिकली 3 साल की वारंटी वाले ये जो एलईडी बल्ब्स हैं उनको दिया जाएगा। ईच हाउस होल्ड विल गेट अप टू 5 एलईडीज। तो हर घर को यहाँ पे 5 एलईडीज देने का प्रावधान रखा गया। सोचिए इसके बारे में, फिर हम उजाला के बारे में देखेंगे, ग्राम उजाला के बारे में देखेंगे। सोचिए। चलिए, तो रिसेंटली गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है ग्राम उजाला प्रोग्राम। एक एम्बिशियस स्कीम है ये, जो कि वर्ल्ड चीपेस्ट एलईडी बल्ब जो है वो रूरल एरियाज के अंदर प्रोवाइड करते हैं, जिससे बिजली की खपत जो है उसको कम किया जा सके। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ मात्र 10 रुपए के अंदर जो एलईडी बल्ब्स हैं इनको दिया जाएगा और डेफिनेटली इनके बदले में जो आपके पुराने टाइप के जो बल्ब्स हुआ करते थे, जो आपके कैंडेंसेंट बल्ब्स हुआ करते थे, उनको यहाँ पर लिया जाएगा।
तो इन कैंडेसेंट बल्ब्स के बदले एलईडीज दी जा रही है और बहुत ही मामूली से मूल्य के अंदर दी जा रही है, सो दैट हर कोई इसको अफोर्ड भी कर पाए और बिजली की बचत भी हो जाएगी इससे, और साथ ही साथ जो बिजली की प्रॉब्लम जो बेसिकली घर में बल्ब्स और एलईडी ना होने की वजह से जो प्रॉब्लम हुआ करती थी वो भी यहाँ पे एक तरीके से सोल्व कर दी जाएगी। कवरेज जो इसका होगा पहले फेज के अंदर, इट विल बी लॉन्च फ्रॉम आरा इन बिहार रीजन से इसे कवर किया जाएगा। 15 मिलियन एलईडी बल्ब्स को डिस्ट्रीब्यूट करने का प्रावधान यहाँ पे रखा गया है। 5 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर किया जाएगा, उसके अंदर के जितने विलेजेस हैं उनको कवर किया जाएगा, जिसमें बिहार के अंदर आरा आएगा, वाराणसी उत्तर प्रदेश के अंदर, आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा को कवर किया जाएगा, महाराष्ट्र के अंदर नागपुर को कवर किया जाएगा, और साथ ही साथ वेस्टर्न गुजरात के विलेजेस को भी यहाँ पर कवर किया जाने वाला है। तो यहाँ पे जो अलग अलग राज्यों के विलेजेस हैं उनको कवर किया गया, और वहां पर जो एलईडी बल्ब्स हैं वो काफी कम कीमत के अंदर प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो यस, यहाँ पे ईच हाउस होल्ड जो होंगे उनको 5 एलईडी देने का प्रावधान रखा गया है। 7 वॉट 12 वॉट के एलईडी बल्ब जो है वो प्रोवाइड यहाँ पर किए जा रहे हैं। तो आंसर क्या होगा? सी विल बी योर करेक्ट आंसर, क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट्स आपके यहाँ पर ठीक हो जाती हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि ईईएसएल के बारे में है। पूछा गया ईईएसएल, आपने डेफिनेटली इसको सुना होगा। ईईएसएल के बारे में, ये किसके अंडर आता है? क्या ये मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर के अंदर आती है, एमएनआरई के अंदर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आती है? सोचिए, ईईएसएल काफी न्यूज में रहती है, अभी भी इसकी फुल फॉर्म क्या नहीं बता रहा हूँ जान के, अदरवाइज आपके लिए आंसर करना कंपेरेटिवली इजी हो जाएगा। और साथ ही साथ जब एग्जाम के अंदर यूपीएससी के अंदर पूछा जाएगा तो कुछ इसी तरीके से पूछा जाने वाला है आपसे। और जल्दी से बताएं इसका आंसर, फिर मैं आपको बताऊंगा इसको लेकर न्यूज भी क्या थी। तो चलिए, ईईएसएल रिपोर्ट्स रीइंफोर्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिया कूलिंग एक्शन, ये न्यूज थी। और जो अभी हमने एलईडी बल्ब्स के बारे में डिस्कशन किया है उसको लेकर भी एनर्जी एफिशिएंसी लिमिटेड, या फिर कहें एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड, ये न्यूज में थी। और ईईएसएल की बात करते हैं तो ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर आती है, ठीक है। वैसे एनर्जी एफिशिएंसी सुन के एमएनआरई के अंदर मत डाल दीजिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर मत डाल दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन होने के चांसेस बने रहते हैं। और ईईएसएल जो है वो बेसिकली इस तरीके से कदम उठाती रहती है जिसके अंदर कैसे हम एनर्जी को सेव कर सकते हैं, क्योंकि देखिए नाम ही क्या है इसका, एनर्जी एफिशिएंसी, ठीक है। तो आपकी जो पावर है, एनर्जी है, इसको कैसे एफिशिएंटली यूटिलाइज किया जाए, इसको लेकर अलग अलग स्कीम्स, प्रोजेक्ट्स हैं वो ईईएसएल के द्वारा इंप्लीमेंट किए जाते हैं। हमारा एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भी है, ठीक है। क्या नंबर है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का, वो अचीव करने में भी ईईएसएल काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। और जो अभी हमने ये एलईडी बल्ब देना शुरू किया है, अपनी जो ग्राम उजाला स्कीम है, वो भी कहीं ना कहीं से रिलेट करता है। देखिए बहुत सारी चीजें जो हम पढ़ेंगे जो कि नेशनल लेवल पे करी जाती है, विलेज लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, स्टेट लेवल पे करी जाती है, कहीं ना कहीं वो 17 एसडीजी से मिलती जुलती है, मतलब कहीं ना कहीं उन्हें कॉम्प्लीमेंट कर रही है। तो जब भी आप कोई भी चीज पढ़ें तो उसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से जरूर एसोसिएट करिए, क्योंकि प्रीलिम्स के अंदर भी एक स्टेटमेंट एसडीजी को लेकर आ सकती है। साथ ही साथ जब आप अपने मेंस के आंसर को लिखेंगे, मान लीजिए हम एलईडी को लेकर ही कोई आंसर लिखें, तो आप अगर एक पॉइंट ये बना देते हैं कि एसडीजी गोल नंबर 7 को भी अचीव करने में हेल्प करेगी, क्योंकि एसडीजी 7 जो गोल है आपका वो इंश्योर करता है यूनिवर्सल एक्सेस टू अफोर्डेबल, यूनिवर्सल एक्सेस टू अफोर्डेबल, रिलायबल एंड मॉडर्न एनर्जी सर्विसेज, ठीक है। तो जब आप ये पॉइंट लिखते हैं तो आपका जो आंसर है मेंस का वो दूसरों से अलग हो जाता है, और एक पॉइंट भी आपको एक्स्ट्रा मिल जाता है, और एक डायमेंशन जो है आपके मेंस के आंसर के अंदर और ऐड हो जाती है। क्योंकि देखिए 17 गोल्स हैं एसडीजी के जो 2030 तक अचीव करने, ठीक है, और इंडिया को भी अचीव करने। इसमें विमेन रिलेटेड गोल्स भी हैं, विमेन एम्पावरमेंट के जो गोल्स हैं, साथ ही साथ एनर्जी एफिशिएंसी और सिटीज को बेटर बनाने के गोल्स हैं, इसके अंदर पॉवर्टी को दूर करने के गोल हैं, हंगर को दूर करने के गोल हैं। तो ये सब चीजें इसके अंदर दे रखी हैं, और इन्हीं चीजों को अचीव करने के लिए अलग अलग योजनाएं जो है वो सरकार के द्वारा चलाई जाती है। इसी वजह से अगर आपको नंबर याद हो जाता है तो आप एग्जाम में बहुत अच्छे तरीके से एक आंसर को लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर था मिनिस्ट्री ऑफ पावर था, सी इज द करेक्ट आंसर, ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 जो है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को लेकर है, अभी न्यूज में थे। इनको लेकर दो स्टेटमेंट दे रखी है। पहली स्टेटमेंट कहती है, इट वाज उस्ताद बिस्मिल्लाह खान हु प्लेड द शहनाई एट द रिपब्लिक डे सेलिब्रेटेड या सेलिब्रेशन इन 1947। 1947 के अंदर जो रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन हुआ था उसमें जो शहनाई बजाई गई थी वो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के द्वारा बजाई गई थी। बिस्मिल्लाह खान वाज द फर्स्ट इंडियन टू बी इनवाइटेड टू परफॉर्म द प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूएस के अंदर जो लिंकन हॉल है वहां पर भी बिस्मिल्लाह खान जी को बुलाया गया था, और वो अपने आप में पहले इंडियन बने थे जिनको कि परफॉर्म करने के लिए बुलाया गया था। सोचिए इसके बारे में, फिर करते हैं डिस्कशन। चलिए देखिए, बर्थ एनिवर्सरी ऑफ वर्ल्ड फेमस शहनाई माइस्ट्रो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो थे, उनकी अभी हमने 2 दिन पहले ही उनके जो बर्थ एनिवर्सरी था उसको ऑब्जर्व किया था, तभी वो न्यूज में थे, और उनको लेकर यहाँ पे क्वेश्चन बन के आ सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि पर्सनैलिटी के ऊपर काफी ध्यान हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट दे रही है। इट वॉज उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। देखिए 1947 के अंदर रिपब्लिक डे कहां से आ जाएगा, राइट? 15 अगस्त
1947 को तो हमारा इंडिपेंडेंस डे था, तो जो रिपब्लिक डे होगा वो तो एटलीस्ट नेक्स्ट ईयर होगा, क्योंकि वो 26 जनवरी को होता है। तो यहाँ पे आजादी मिलने से पहले रिपब्लिक डे का होना थोड़ा सा डिफिकल्ट समझ में आता है, राइट। तो यहाँ पे आंसर भी इसी के बेसिस पे ठीक है। वैसे देखो मैंने आपको बताया कि जो ईयर वाले क्वेश्चन होते हैं यूपीएससी नहीं पूछता, लेकिन जहां पे कॉमन सेंस अप्लाई करके आप एलिमिनेट कर सकते हैं वो चीजें जरूर पूछी जाती हैं। तो यहाँ पे अगर आपको रिपब्लिक डे दिया है तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि 1947 में रिपब्लिक डे कहां से आ जाएगा, क्योंकि पहले तो 15 अगस्त 1947 को इंडिपेंडेंस मिलेगी, राइट। तो यहाँ पे बिल्कुल सही है। जो रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया गया था 1950 के अंदर, ठीक है, तब यहां पे बिस्मिल्लाह खान जी को बुलाया गया था। तो पहली स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट हो जाती है, ठीक है, बिकॉज ऑफ द ईयर। सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, लिंकन हॉल में उनको बुलाया गया था यूएस के द्वारा और वहां पर उन्होंने परफॉर्म किया था। तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी ठीक हो जाती है। आंसर क्या होगा? बी विल बी योर करेक्ट आंसर। तो जब भी आप क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं, जस्ट अप्लाई एवरीथिंग विच इज अवेलेबल इन योर माइंड, चाहे वो आपकी नॉलेज हो, आपका लॉजिक हो, आपकी कॉमन सेंस हो, सारी चीजें उसके अंदर झोंक दीजिए एंड डेफिनेटली आप उस क्वेश्चन को सही करने के लिए कामयाब हो जाएंगे। कुछ क्वेश्चंस के अंदर तो आपको स्टेटमेंट के बारे में नॉलेज नहीं भी होगी, लेकिन कॉमन सेंस वहां पे हेल्प करेगी आपको आंसर करने में। कुछ जगह पे कॉमन सेंस अगर अप्लाई नहीं भी हो पा रही है क्योंकि वो क्वेश्चन ही कुछ इस तरीके का है, वहां पर आप अपनी नॉलेज को अप्लाई करके क्वेश्चन को ठीक कर जाएंगे। और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव तो क्वेश्चन को ठीक करना है, बिकॉज अगर आपके 60% मार्क्स आ जाते हैं तो फिर आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है, रिजल्ट का वेट करने की जरूरत नहीं है, आप मेंस की तैयारी बिना किसी टेंशन के रख सकते हैं। वही हमारा यहाँ पे अभी ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। राइट नाउ वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट मेंस में क्या आएगा, राइट नाउ वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट कि इंटरव्यू में क्या होगा। राइट नाउ वी आर ओनली एंड ओनली थिंकिंग कि हमें 120 मार्क्स जो है वो प्रीलिम्स के अंदर लाने हैं आफ्टर कंसिडरेशन ऑफ द नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव के बाद भी हमारा जो नेट स्कोर होना चाहिए वो 120 होना चाहिए, क्योंकि इट इज द सेफेस्ट स्कोर, ये काफी सेफ स्कोर है और इसके बाद बिना किसी टेंशन के आप मेंस की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। अब कुछ और बिस्मिल्लाह खान जी के बारे में जान लेते हैं। ही वाज कन्फर्ड अपॉन नेशनल अवार्ड उनको दिए जा चुके हैं, जिसमें पद्मश्री भी शामिल है, पद्म भूषण भी शामिल है, पद्म विभूषण भी शामिल है, क्योंकि उन्होंने अपना कॉन्ट्रीब्यूशन, बहुत ही ज्यादा उनका कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है म्यूजिक फील्ड के अंदर। इन 2001 के अंदर उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो थे उनको इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, कौन सा होता है हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड? भारत रत्न, ठीक है, भारत रत्न से भी उनको नवाजा गया था। कब? 2001 के अंदर, ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ग्लोबल वाटर क्राइसिस रिपोर्ट के बारे में। ग्लोबल वाटर क्राइसिस रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज करी जाती है? क्या यूनिसेफ के द्वारा लाई गई है, यूएनएचआरसी के द्वारा, यूएनजीए के द्वारा या फिर यूएनएससी के द्वारा? बताएं। ग्लोबल वाटर क्राइसिस रिपोर्ट, सोचें। चलिए, तो रिसेंटली जो रिपोर्ट निकाली गई उसमें बताया कि इंडिया जो है वो वर्ल्ड के सबसे बुरे तरीके से जो नेशनल वाटर क्राइसिस चल रहे हैं उसको फेस कर रहे हैं एट द मोमेंट। इनफैक्ट ये भी कंसीडर किया जा रहा है कि ग्लोबल वाटर एंड सैनिटेशन क्राइसिस जो है वो एक बियॉन्ड द लेवल जा चुके हैं। मोर देन 50% ऑफ द पॉपुलेशन, उनके पास सेफ ड्रिंकिंग वाटर का एक्सेस ही नहीं है एंड 2 लाख पीपल डाई एवरी ईयर क्योंकि उनके पास सेफ वाटर एक्सेसिबल नहीं है। और आप जानते हैं कि पानी जो होगा वो अवेलेबल नहीं होगा तो सबसे बड़ा वो बीमारियों का रीजन भी बनता है, क्योंकि जो अनहाइजीनिक वाटर होता है वो काफी सारे डिसीजेस का कोजल फैक्टर बनता है, ठीक है। ये जो रिपोर्ट लाई गई है यूनिसेफ के द्वारा लाई गई है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है, राइट। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ए। ध्यान रखिएगा रिपोर्ट किसके द्वारा लाई गई है और जो रिपोर्ट के अंदर कुछ चीजें थी वो भी मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे जाने से पहले क्रैक यूपीएससी एग्जाम इन 100 डेज की जो सीरीज है आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, बिकॉज अभी आपके पास उतना ही टाइम बचा है कि आप अगर 2 घंटे रोज दें, अगर 2 घंटे इसमें आप अपने 100% कमिटमेंट से दे सकते हैं तो आप इस सीरीज में एनरोल कर सकते हैं एंड यू आर गोइंग टू बी बेनिफिटेड, बिकॉज यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो होंगे एटलीस्ट वो आपके कवर हो जाएंगे एग्जाम से पहले। देखिए बहुत एग्जॉस्टिव लेवल से आखिर के 95-100 डेज में तैयारी करना मुश्किल होता है। अगर आप सोचें कि मैं पिछले 1 साल के न्यूज़पेपर पढ़ लूंगा, वो पॉसिबल नहीं है अभी, ठीक है। अगर आप उसको पढ़ने लगेंगे तो दिन में 3 न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, थक जाएंगे और उसके बाद फिर ज्यादा कुछ चीजें कवर नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें आपके एग्जाम के लिए उसको ही अभी आप कवर कर सकते हैं, क्योंकि टाइम ज्यादा आपके पास नहीं है अगर आप 2021 के लिए तैयारी कर रहे हैं। देयरफॉर टू कवर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप क्रैक यूपीएससी एग्जाम इन 100 डेज की सीरीज के अंदर एनरोल कर सकते हैं। और अभी तो डिस्काउंट चल रहा है, होली डिस्काउंट आपका स्टार्ट हो गया है, तो यहां पर आप उसको यूज करके इस सीरीज के अंदर एनरोल कर सकते हैं। और अगर आपके पास 3 घंटे 3.5 घंटे का टाइम है, आप अपने वीकेंड्स भी दे सकते हैं और इस एग्जाम के लिए टोटली डेडिकेटेड है, तो यू कैन ऑल्सो गो फॉर क्रैक यूपीएससी एग्जाम इन 200 डेज की सीरीज। इसमें आप 2 दिन जो है उसको 1 दिन में कवर कर सकते हैं और इस एग्जाम की अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे और भी एग्जॉस्टिव तौर पे जो मटेरियल है वो आपको प्रोवाइड किया गया। अगर इस साल तैयारी नहीं कर रहे हैं, नेक्स्ट ईयर 2022 के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आप मिशन यूपीएससी 2022 के लिए जा सकते हैं, या फिर 2023 में देना चाहते हैं तो मिशन यूपीएससी 2023 में जाना चाहते हैं तो वहां पर भी जो कोर्सेज है उन लोगों के लिए भी अवेलेबल है।
बेसिकली 2022 और 23 के जो कोर्सेज हैं, 22 के कोर्सेज उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी तैयारी करना शुरू किया है, 2023 के कोर्सेज उन लोगों के लिए जो अभी कॉलेजेस में है, स्कूल्स में है, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन अपनी तैयार करना चाहते हैं, या फिर आपने तैयारी शुरू कर दिया लेकिन चाहते हैं कि एक साल वेट करके आप एग्जाम देना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा मटेरियल जो है मिलने वाला है। आई विल बी टीचिंग यू ऑल द सब्जेक्ट्स एंड एज वेल एज मेरी जो गाइडेंस है वो भी आपके साथ रहेगी। मैंने कैसे इस एग्जाम को क्रैक किया वो भी मैं टाइम टू टाइम आपको बताता रहूंगा, ताकि जो पूरी जर्नी आपकी है वो ईजी हो जाए। और जब आप 2023 आता है या 2022 जिस भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, वो जब आपके सामने आता है, देन यू शुड बी कॉन्फिडेंट इनफ कि यस मैं इस एग्जाम को क्रैक कर लूंगा, बिकॉज मैंने जितनी भी चीजें कवर करनी चाहिए थी वो अच्छे से कवर कर ली है, रिवाइज कर लिया, मेरे पास गाइडेंस भी है, मेरे पास स्ट्रेटेजी भी है। तो यहाँ पे अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, क्योंकि आप जानते हैं कि किस साल के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, आप उस कोर्स को एनरोल करा सकते हैं। और होली 50 कोड, क्योंकि होली का डिस्काउंट जो है आप लोगों ने मुझे टेलीग्राम पे मैसेजेस करके कहा था कि सर डिस्काउंट जो है वो दे दीजिए, अदरवाइज अफोर्ड करना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। दैट्स वाई होली 50 जो डिस्काउंट है वो अभी से ही स्टार्ट कर दिया गया है, आप इसका फायदा उठा सकते हैं होली 50 कोड को यूज करते हुए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 बात करता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट बिल 2021। तो ये जो बिल है इसको लेकर दो स्टेटमेंट्स आपके सामने है। पहली कहती है द बिल सीक्स टू एस्टैब्लिश नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। तो यहाँ पे जो बिल है वो क्या करता है, वो नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट को एस्टैब्लिश करना चाहता है। इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू सपोर्ट द डेवलपमेंट ऑफ शॉर्ट टर्म नॉन रिकोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग इन इंडिया। तो हमारे देश के अंदर शॉर्ट टर्म नॉन रिकोर्स फाइनेंसिंग किस चीज के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लाई जा सके, उसको सपोर्ट किया जा सके, ये इसका मेजर ऑब्जेक्टिव है। सोचिए इसके बारे में, फिर करते हैं डिस्कशन। चलिए देखिए, हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट बिल 2021, और लोकसभा में अभी उसे रिसेंटली ही लाया गया है और हो सकता है उसको बहुत जल्दी पास भी कर दिया जाएगा। इसका मेन काम यही है कि कैसे देश के अंदर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको लाया जा सकता है, और इस इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में इस बिल का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट जो है इस बैंक को क्रिएट करने की बात करी गई है, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा जो डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करी जाती है तो वहां पे शॉर्ट टर्म फाइनेंस की बात नहीं करी जाती, वहां पे लॉन्ग टर्म फाइनेंस की बात करी जाती है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने के लिए आपको बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ती है और वो भी लंबे टाइम के लिए जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट को तो आप कॉमन सेंस से एलिमिनेट कर सकते थे, इसलिए मैंने कहा कि सिर्फ क्वेश्चन को उसकी फेस वैल्यू पे मत लीजिए। देखिए फेस वैल्यू पे लेंगे तो हो सकता है लगे कि अरे भाई ये कौन सा विधेयक है, मैंने तो उसके बारे में पढ़ा ही नहीं, तो ये क्वेश्चन आप सोचे कि चलो यार इसको मैं स्किप कर देता हूँ एग्जाम के अंदर। लेकिन बिलीव मी, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे देखने में बहुत ज्यादा मुश्किल लगेंगे, लेकिन अगर आप सिर्फ विदाउट अप्लाइंग द नॉलेज, क्योंकि आपने उसके बारे में पढ़ा नहीं है तो नॉलेज है नहीं उसके बारे में, लेकिन अगर आप उसके अंदर अपनी कॉमन सेंस अप्लाई करते हैं तो स्टेटमेंट को एलिमिनेट कर लेंगे और वहां पर क्वेश्चन के ठीक होने के चांसेस आपके ज्यादा हो जाएंगे। मैंने भी काफी सारे क्वेश्चन इसी तरीके से सोल्व करे थे, 100 में से 100 क्वेश्चन, इवन 100 में से 70 क्वेश्चन भी एग्जैक्ट किसी को नहीं पता होते हैं। वहां पर इसी तरीके से आप स्ट्रेटेजी को यूज करते हैं, एलिमिनेशन मेथड हो, कॉमन सेंस हो, नॉलेज हो, उसके बाद ही आप स्टेटमेंट्स को एलिमिनेट करके सही आंसर तक पहुंच जाते हैं। यहां पर आपका आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है कि लॉन्ग टर्म नॉन रिकोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग इन इंडिया को डेवलप करना, उसके अंदर इसको सपोर्ट करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर नॉट करेक्ट पूछा, ध्यान रखिएगा सबसे पहले तो कौन सा सही नहीं है। अबाउट न्यू नगर वन स्कीम, नई नगर वन स्कीम को लेकर, द स्कीम विल फिल द गैप बिटवीन द सिटीज एंड द विलेजेस इन टर्म्स ऑफ हैविंग देयर ओन फॉरेस्ट कवर। तो सिटीज और विलेजेस के बीच के गैप को इससे खत्म कर दिया जाएगा। इंडिया का ओल्ड एज ट्रेडिशन है फॉर डेवलपिंग एंड केयरिंग फॉर विलेज फॉरेस्ट, तो ये एक ओल्ड एज ट्रेडिशन के बारे में बताया, हो सकता है हमारा ट्रेडिशन, हो सकता है ना हो। थर्ड, अंडर द नगर वन स्कीम अर्बन फॉरेस्ट विल बी डेवलप्ड इन 200 सिटीज इन इट्स फर्स्ट फेज। पहले फेज के अंदर 200 सिटीज के अंदर अर्बन फॉरेस्ट को डेवलप किया जाने वाला है। सोचे, चलिए देखिए, यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्टर हैज सेड that the new Nagar Van scheme will help in creation of urban forest in the cities। सिटीज के अंदर आप जानते हैं कि जब सिटीज को डेवलप किया जाता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनती हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज कंपनीज बनती हैं वहां पर, तो जंगलों को काट कर ही ये चीजें बनाई जाती हैं, और इसी वजह से जो जंगल है या फिर कहीं फॉरेस्ट जो होते हैं उनको आप सिटीज में नहीं देखेंगे, लेकिन गांव के आसपास के रीजन में आपको बहुत सारे पेड़ पौधे, जंगल वाले जो रीजन होते हैं वो दिख जाएंगे। लेकिन अभी क्या कहा जा रहा है कि देखिए वही चीज जो है हम सिटीज में भी क्रिएट करना चाह रहे हैं, जो ग्रीनरी है वो हम सिटीज में भी क्रिएट करना चाह रहे हैं। अगर आप चंडीगढ़ को देखेंगे तो वहां पर आपको इस तरीके की चीज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंडीशन में दिखेगी, वहां पर उनका अपना एक ग्रीन सेटअप है जो उन्होंने क्रिएट किया है, लेकिन बाकी सिटीज के अंदर ऐसा ज्यादा देखने को नहीं मिलता है। तो इसी वजह से ये नगर वन स्कीम, नगर क्या होते हैं, सिटीज जो आपकी है वहां पर वन क्रिएट करना, दैट इज फॉरेस्ट क्रिएट करने के लिए स्कीम लाई गई है, ताकि जो विलेज और सिटीज के बीच के अंदर, आजकल लोग क्या कहते हैं यार सिटीज में पोल्यूशन ज्यादा होता है, विलेज में ही हम सही लाइफ हमारी बीत रही थी, अभी हमें वापस से विलेज में चला जाना चाहिए, विलेजेस में चले जाना चाहिए। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि वो जो एक लाइफ वहां पर वो जिया करते थे, हमारे
जो एल्डरलीज हैं उनको वो चीज सिटीज में नहीं मिल रही है, वो ताजी हवा नहीं मिल रही है, वो जो एक प्यूरिफाइड वाटर जो मिला करता था वो नहीं मिल रहा है। यहाँ पे पोल्यूटेड, एवरीथिंग इज पोल्यूटेड राइट फ्रॉम द एयर टू द वाटर। तो उस चीज को सभी लोग मिस करते हैं। इवन जो कमिंग जनरेशन जो आपकी है, इवन दो उन्होंने विलेजेस के बारे में ज्यादा चीजें एक्सपीरियंस नहीं करी, लेकिन जितना सुना है उसके बेसिस पे भी वो विलेजेस को जो एक गैप है सिटीज के अंदर वो वहां पे फील किया करते हैं और विलेजेस की तरफ उनका भी अट्रैक्शन ज्यादा बढ़ रहा है। तो यही चीज जो है इसी को दूर करने के लिए नगर वन स्कीम जो है इसको लाया गया है। सेकंड स्टेटमेंट की बात करेंगे तो ये काफी कॉमन सेंसिकल स्टेटमेंट है कि इंडिया का क्या ओल्डेस्ट ट्रेडिशन है जिसमें हम अपने विलेज फॉरेस्ट को केयर किया करते, तो ये तो कभी भी नहीं होगा कि हम विलेज फॉरेस्ट को या फिर सिटी फॉरेस्ट को केयर ना करें। तो यस, सेकंड स्टेटमेंट कॉमन सेंस के बेसिस पे आप मार्क कर सकते थे। थर्ड स्टेटमेंट की बात करें, अंडर द नगर वन स्कीम अर्बन फॉरेस्ट जो है उसको डेवलप किया जाएगा 200 सीरीज के अंदर पहले फेज के अंदर। तो ये स्टेटमेंट भी आपकी ठीक हो जाती है। और आपसे पूछा था नोट करेक्ट कौन सा है, तो यहाँ पे तीनों ही आपके करेक्ट हैं, तो नोट करेक्ट तो हो जाएगा नन ऑफ द अबव, डी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा बात करता है विट्सन रीफ इज कंट्रोल्ड बाय, अभी रिसेंटली ये जो लोकेशन है न्यूज में थी, तो विट्सन रीफ किसके द्वारा कंट्रोल करी जाती है वो बताइए, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो फिलीपीन गवर्नमेंट जो है उसने क्लेम किया है दैट अराउंड 220 चाइनीज बोट जो है उनको स्पॉट किया गया है इस रीफ के ऊपर और इसके आसपास इन द साउथ चाइना सी। जो रीफ है साउथ चाइना सी में फॉल करती है और ये जो वाटर है आसपास का इट इज कंट्रोल्ड बाय मनीला। ठीक है, तो फिलीपीन के द्वारा इसे जो है कंट्रोल किया जाता है। और यहाँ पे चाइना को अर्ज भी किया गया है कि देखिए आप अपनी बोट्स को वापस बुला लीजिए। कुछ दिन पहले भी अगर आपको याद हो एक कंट्री के बारे में हमने पढ़ा था, याद आ रहा है, साउथ अमेरिका की वो कंट्री थी अगर आपको पता हो तो उनके आइलैंड्स के पास भी जो चाइनीज शिप्स थी उन्होंने जाना शुरू किया था और फिशिंग पर्पस के लिए वो जाया करते थे और वहां पर भी काफी सारे रिसोर्सेज को कैप्चर किया करते थे। तो यहां पर भी चाइना को एक दरख्वास्त करी गई कि आप अपने जितने भी आपकी बोट्स हैं उनको वापस बुला लीजिए, बिकॉज अदरवाइज आप फिलीपींस की जो सॉवरेन टेरिटरी है उसके अंदर एनक्रोच करते हुए माने जाएंगे। और चाइना की ये आदत रही है, चाहे वो लैंड के ऊपर, लैंड के बारे में भूटान को तंग करता रहता है, इंडिया को तंग करता रहता है, पाकिस्तान तो वैसे ही उसको जितनी भी जमीन चाहिए होती है दे देता है, तो वो तो बिल्कुल अपोज ही नहीं करता है। और अगर पानी की भी बात करें, वाटर के ऊपर भी कोशिश करता है कि आसपास के जो भी आइलैंड्स हैं, जो भी रीफ्स हैं, वहां पे जितने भी रिसोर्सेज हैं उसको कैप्चर करे। चाहे जापान को लेकर इनकी लड़ाई हो, इंडोनेशिया को लेकर हो, मलेशिया को लेकर हो और इवन फिलीपींस को लेकर हो, जो चाइना है वो हमेशा लाइमलाइट में रहता है। इसी वजह से कहते हैं कि वो बिग ब्रदर एटीट्यूड जो है ना, जो गुंडागर्दी होती है उसके अंदर ज्यादा लिप्त रहता है और उसकी वजह से हमने जो चाइना है उसका नाम काफी बार सुना भी है। द बोट्स आर बिलीव टू बी मैन्ड बाय चाइनीज मैरीटाइम मिलिशिया पर्सनल। बोट्स जो हैं स्पॉट करी गई थी अभी कुछ दिन पहले विट्सन रीफ के आसपास, जहां पे जो मनीला है उसने कहा था कि यहां से चाइना को अपनी जो बोट्स हैं वो हटा लेनी चाहिए। तो यहां पे देखिए मल्टीपल जगह पे, क्योंकि जो चीजें डिस्प्यूटेड होती हैं तो विट्सन रीफ को भी डिस्प्यूटेड कहा जा सकता है, तो अलग अलग जगहों पे आपको अलग अलग आंसर मिलेंगे कि इस रीफ को कंट्रोल कौन करता है, कौन ओन करता है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं तो इसको फिलीपींस ही मानूंगा कि यस इट इज कंट्रोल्ड बाय फिलीपींस। इवन जो न्यूज बनाई गई है वहां पर भी फिलीपींस लिखा था, बट यस आपको बहुत जगह पे चाइना का नाम भी लिखा हुआ मिल जाएगा। सो दैट यू हैव टू डिसाइड। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा विट्सन रीफ जो है आपको क्या लगता है किसके द्वारा कंट्रोल करी जाती है। चलिए, तो आंसर आपका ए हो जाएगा, दिस इज फिलीपींस। और एक बार ये रीफ भी मैं आपको दिखा देता हूं, दिस इज विट्सन रीफ यहाँ पे साउथ चाइना सी में, और ये आपका पूरा जो फिलीपींस है, दिस रीजन एंड दिस स्मॉल आइलैंड्स। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 9, जो कि केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट को लेकर है। केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट को लेकर पूछा है कि बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। ये प्रोजेक्ट इन्वॉल्व करता है ट्रांसफर ऑफ वाटर फ्रॉम द केन टू द बेतवा रिवर। केन से बेतवा रिवर के अंदर पानी जाता है, इसके अंदर ध्यान रखिएगा केन से बेतवा में है या बेतवा से केन में है। द वाटर इज ट्रांसफर्ड थ्रू द कंस्ट्रक्शन ऑफ दोधान डैम। दोधान डैम का इस्तेमाल किया गया है इस पानी को ट्रांसफर करने के लिए। प्रोजेक्ट विल बी इमेंस बेनिफिट टू द वाटर स्टार्व्ड रीजन बुंदेलखंड। बुंदेलखंड जो है जहां पे पानी की कमी है उसको इस प्रोजेक्ट के थ्रू पानी प्रोवाइड किया जाएगा। सोचिए इसके बारे में, फिर करते हैं डिस्कशन। चलिए, तो एक एमओयू जो है वो साइन किया गया है यूनियन मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति के द्वारा, और इसमें चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश जो है वो दोनों ही शामिल थे। और केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट जो है इसको इंप्लीमेंट करने की बात करी गई है। द फर्स्ट प्रोजेक्ट ऑफ नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान फॉर इंटरलिंकिंग द रिवर्स विल टेक प्लेस। और ये अभी कल ही न्यूज में था और इसके बारे में हमने डिस्कशन जो है वो यहाँ पे किया है। इसके अंदर बात बिल्कुल सही कही जा रही है कि केन से पानी कहाँ डाला जाएगा, केन रिवर से बेतवा रिवर में, ताकि एक जगह पे फ्लडिंग को रोका जा सके, दूसरी जगह पे जो आपका ड्राउट लाइक सिचुएशन होती है उसको दूर किया जा सके। तो यही होता है ना कि अगर एक रिवर के पास सरप्लस वाटर है तो उससे जहां पे डेफिशिएंट वाटर है उसको पानी प्रोवाइड किया जा सके, जहां पे पानी ज्यादा है और जहां पे पानी कम है, ये एक बैलेंस क्रिएट करने के लिए इसे किया जाता है।
केन कहाँ से है, केन नदी कहाँ से है, बेतवा कहाँ से, ये मुझे बताइएगा। पहली स्टेटमेंट आपकी ठीक हो जाती है और यहाँ पे जो डैम का नाम दिया है वो भी करेक्ट है, दोदान डैम जो है उसको बनाया जा रहा है, बिल्कुल ठीक हो जाता है। और बुंदेलखंड रीजन जो है वहां पर आपको जो वाटर स्टार्व्ड रीजन है वहां पे पानी प्रोवाइड करने की बात करी गई है। तीनों स्टेटमेंट ठीक होने की वजह से आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी विल बी योर करेक्ट आंसर। एक बार मैप के ऊपर भी देख लीजिए। तो दिस इज द केन बेतवा लिंक, ललितपुर ये आपको नीचे दिख रहा है, दिस इज बेतवा, ऊपर आपको पार्वती दिख रही होगी, ठीक है। दिस इज दोधान डैम, दिस इज द लोकेशन एंड दिस इज केन। ये यूपी यहाँ पर है, इवेंचुअली ये यमुना में जाके मिल रही है, और नीचे आपका एमपी है। दिस इज बेतवा एंड दिस इज केन, ठीक है। चलिए चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि पूछ रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट जल शक्ति अभियान कैच द रेन। तो यहाँ पे पूछा गया है जल शक्ति अभियान कैच द रेन के बारे में बताएं, कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। पहली स्टेटमेंट कहती है द कैंपेन विल बी अंडरटेकन अक्रॉस द कंट्री इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज। रूरल और अर्बन एरियाज दोनों के अंदर इस प्रोजेक्ट को, ये जो कैंपेन है इसको अंडरटेक किया जा रहा है, हो सकता है। थीम इस बार का है कैच द रेन, जो कि आपको क्वेश्चन में भी दिया है। वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स, हो सकता है कि ये जो पार्ट है वो सही भी हो या गलत भी हो, ठीक है, लेकिन इतना पार्ट सही है ये तो हम जानते ही हैं। ग्राम सभा विल ऑल्सो टेक जल शपथ फॉर वाटर कंजर्वेशन। तो ग्राम सभा जो है, देखिए सभा भी हो सकता है, पंचायत भी हो सकता है, जिन्होंने जल शपथ लिए ताकि वाटर को कंजर्व करेंगे। सोचे इसके बारे में, फिर करते हैं डिस्कशन। चलिए, तो रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जो है उन्होंने जल शक्ति अभियान कैच द रेन कैंपेन जो है उसको यहाँ पे वर्ल्ड वाटर डे, जो कि अभी कल ही हमने सेलिब्रेट किया था, बेसिकली 22 मार्च 2021 को सेलिब्रेट किया था। तो यहाँ पे उसको ऑब्जर्व करते हुए ये नया प्रोग्राम जो है वो लाया गया और प्राइम मिनिस्टर के द्वारा इनॉग्रेट किया गया। इसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है और कल से इसको इंप्लीमेंट कर दिया गया और ये इंप्लीमेंटेशन में रहेगा 30 नवंबर 2021 तक। प्री मॉनसून एंड मॉनसून पीरियड ऑन द कंट्री इसके अंदर कवर किया जाएगा। इट विल बी लॉन्च्ड एज ए जन आंदोलन, जन आंदोलन के तौर पे इसे लॉन्च किया जा रहा है, जो कि मैं आपको बता चुका हूं। जन आंदोलन, जन भागीदारी जो होती है वो काफी जरूरी होती है। इस तरीके के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं जन भागीदारी के बिना वो पूरे नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो जन आंदोलन बनाना इसे जरूरी है। अगर आप देखें, जो हम स्वस्थ भारत की बात करते हैं, स्वच्छ भारत की बात करते हैं, वो भी एक जन आंदोलन बना, उसके बाद ही हम वहां पर पॉजिटिव रिजल्ट्स देख पाए, ठीक है। सो इट विल बी लॉन्च्ड एज ए जन आंदोलन टू टेक वाटर कंजर्वेशन एट द ग्रास रूट लेवल, ताकि लोगों के अंदर जब अवेयरनेस जाएंगी, वो जब पानी को बचाना शुरू करेंगे तभी बात बनेगी। अदरवाइज जो पूरे जितनी भी स्कीम्स बना लो, प्रोजेक्ट्स बना लो, गवर्नमेंट कितने भी प्रोग्राम्स ले वो फेल हो जाएंगे अगर वो जन भागीदारी उसमें नहीं देखी जाती, ठीक है। इट इज इंटेंडेड टू नज ऑल द स्टेक होल्डर्स कि वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के स्ट्रक्चर्स को क्रिएट करें, घरों के अंदर, घरों के बाहर, अपनी रहने की जगहों पे, इवन शॉप्स के अंदर, ताकि प्रॉपर रेन वाटर स्टोरेज को किया जा सके। यहां पर मैं अगर आपको बताऊं, जो थीम दिया है कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स, बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। जो ये काम किया जा रहा है, कैंपेन जो है रूरल अर्बन एरियाज दोनों के अंदर आ रहा है, और जल शपथ जो है वो भी ग्राम सभा, क्योंकि ग्राम सभा में सभी लोग होते हैं गांव के, राइट, तो वो सभी इसके अंदर शामिल थे। अगर सिर्फ पंचायत के पंच लोग ही लेंगे तो वो बात नहीं बनेगी, जन भागीदारी की बात करी जा रही है, इसी वजह से ग्राम सभा को शपथ दिलाई गई है। तो आंसर अगेन डी हो जाएगा आपका। तो यहां पर तीनों स्टेटमेंट्स आपकी ठीक हो जाती है। दिस इज द थीम जो हमने डिस्कस किया था। चलिए यहां पे जल्दी से क्विक रिवीजन करते हैं, 2 मिनट के अंदर पूरे लेक्चर को रिवाइज करेंगे एंड देन वी विल सी प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू का क्वेश्चन। जल्दी से बताएं नबी के बारे में, कहां पर है, इसका लोकेशन पूछी थी, लोकेशन कहां पर है, जल्दी से बताएं। नबी जो था इसमें डॉक्टर हर्षवर्धन ने क्या किया है, हाई रेजोल्यूशन माइक्रोस्कोपिक फैसिलिटी को लेकर आए। इट इज लोकेटेड इन पंजाब। देन आपको कोशिश यही करनी, जितनी भी चीजें रिकॉल करने की कोशिश करिएगा। ग्राम उजाला के अंदर क्या किया जा रहा है, 5 मैक्सिमम एलईडी बल्ब दिए जा रहे हैं, 7 वोट और 12 वोट के। इसके अंदर कहां से शुरुआत हो रही है, बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ विलेजेस जो है उनको इसमें इंक्लूड किया गया है। देन इसके बाद डिस्कशन हमारा होता है ईईएसएल के अंदर। मिनिस्ट्री का नाम मुझे जल्दी से बताएं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 7 भी इससे एसोसिएट करता है। मिनिस्ट्री ऑफ पावर इज द करेक्ट आंसर। चलिए इसके बाद डिस्कशन हमारा हुआ था उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के बारे में, 1950 में गए थे, ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ पहले इंडियन थे जिनको कि लिंकन हॉल के अंदर बुलाया गया था। क्या उन्हें पद्मश्री मिला है, पद्म विभूषण मिला है, भारत रत्न मिला है, यस और नो में आंसर करिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। देन हमारा डिस्कशन हुआ था ग्लोबल वाटर क्राइसिस के बारे में, यूनिसेफ इस रिपोर्ट को लेके आया है, ध्यान रखिएगा। चलिए इसके बाद जो भी कोर्सेज आपको सब्सक्राइब करने, होली 50 कोड को यूज कर लीजिएगा टू गेट द 50% डिस्काउंट। दीज आर द 4 कोर्सेज जिसको आप एनरोल कर सकते हैं, और टेस्ट सीरीज भी चाहें तो उसमें आप एनरोल कर सकते हैं। देन नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म की नहीं, लॉन्ग टर्म की बात करी जा रही थी, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने की बात करी जा रही थी। फाइनेंस मिनिस्टर हमारे न्यूज में थे। देन हमने
डिस्कस किया था न्यू नगर वन स्कीम के बारे में, मैंने यहाँ पे आपको एक सिटी का एग्जांपल दिया था, वो बताइएगा। जो गैप है उसको दूर करना है, और साथ ही साथ मुझे बताइएगा इनिशियली फर्स्ट फेज के अंदर कितनी सिटीज को सिलेक्ट किया गया है, वो मुझे नंबर बताइएगा। देन हमने विट्स एंड रीफ के बारे में पूछा था, तो यहाँ पे मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर आपको क्या लगता है किसके द्वारा कंट्रोल करी जाती है। तो इसका आंसर दीजिएगा साउथ चाइना सी के अंदर, फिलीपींस के बिल्कुल पास में है। और नेक्स्ट हमारा केन बेतवा लिंक को लेकर डिस्कशन हुआ था। केन और बेतवा, केन से पानी बेतवा में जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। दोदान डैम जो था उसके बारे में बताया था। केन और बेतवा रिवर कहाँ पे लोकेट करती हैं, किस राज्य के अंदर, वो मुझे बताइएगा। बुंदेलखंड रीजन को पानी प्रोवाइड किया जाएगा ताकि उनकी वाटर क्राइसिस लाइक सिचुएशन जो है उसको दूर किया जा सके। देन लास्ट में हमारा डिस्कशन हुआ था कैच द रेन, इसमें था वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स, ये हमारा थीम था। साथ ही साथ मैंने बताया था कैंपेन जो है अंडरटेक किया जा रहा है रूरल अर्बन एरिया दोनों के अंदर, और जो जल शपथ है वो ग्राम सभा को यहाँ पर दिलवाई जा रही है, ठीक है। और अभी रिसेंटली इसे प्रधानमंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया, तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इसे जन आंदोलन बनाने की बात भी की गई है। इसका थीम अगर आपको दोबारा से मैं पूछ रहा हूँ याद है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। चलिए प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू का क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए प्रीलिम्स के अंदर आप आंसर करिएगा व्हाट इज मिशन मोड प्रोजेक्ट। मैं आपके बारे में इसके बारे में बता चुका, और ये भी मैंने आपको बताया था कि वंस यू ज्वाइन द सर्विस तो काफी सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स होंगे जो कि आपको मिशन मोड में कंप्लीट करने होंगे। तो इसके बारे में चाहे तो गूगल भी कर सकते हैं, लेकिन इसके बारे में मुझे एक लाइन में, 2 लाइन में आंसर जरूर करिएगा। कॉमेंट सेक्शन के अंदर ही इसके बारे में आंसर करिएगा, ठीक है। देन मेंस का जो क्वेश्चन का आंसर करना है, हाउ कैन वी मेक पीपल अवेयर अबाउट वाटर कंजर्वेशन। तो वाटर कंजर्वेशन के लिए हम काफी सारे स्टेप्स ले रहे हैं, लेकिन फिर भी हम इसको नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या चीज करी जा सकती है, या फिर क्या क्या गवर्नमेंट ने किया है, ये एज अ सिविल सर्वेंट के पर्सपेक्टिव से आप आंसर करिएगा। जब आप एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर अपॉइंट होते हैं एज एन एसटीएम या फिर एडीसी के तौर पे, तो आप क्या क्या चीजें वहां पे करेंगे ताकि लोगों के अंदर अवेयरनेस फैलाई जा सके, ताकि पानी को बचाया जा सके। इंटरव्यू का जो क्वेश्चन है, व्हाई जन भागीदारी इज सो इंपॉर्टेंट। देखिए अगर इंटरव्यू रूम में जाते हैं और वहां पे आपसे पूछा जाता है कि हम हर चीज के अंदर अब जन भागीदारी की बात करें, तो इतनी क्यों जरूरी है जन भागीदारी, क्या लगता है आपको? आपको इसका आंसर करना है इंटरव्यू बोर्ड के सामने। चलिए सेकंड चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, बिकॉज यहां पर भी एनसीईआरटी के वीडियोस आपको मिल जाएंगे। दीज आर द ग्रुप्स जहां पे आप अपने मेंस के आंसर को सबमिट कर सकते हैं और इंटरव्यू के आंसर को सबमिट कर सकते हैं। तो इसे आप सर्च कर लीजिएगा टेलीग्राम के ऊपर, और जल्दी से अपने मार्क्स को लिख दीजिए। देखिए कितना आपने टारगेट सेट किया था और आप क्या अपने टारगेट को अचीव कर पाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कीप स्ट्राइविंग, कोशिश करते रहें और आप अपने टारगेट को जरूर अचीव करेंगे। और फिर कंसिस्टेंट बेसिस पे कोशिश करिएगा कि आप अपर 2 ब्रैकेट्स में फॉल करें। रिवीजन डेली बेसिस पे करिएगा। फर्स्ट टाइम आप वीडियो को देख चुके हैं, स्कोर कर चुके हैं, नाउ दिस इज द सेकंड टाइम। सेकंड टाइम जब देखेंगे तो अपने नोट्स जरूर बना लीजिएगा, बिकॉज एग्जाम में जो चीज सबसे ज्यादा काम आती है वो आते हैं आपके नोट्स, क्योंकि जो आखिरी के दिनों होते हैं उसमें रिवीजन करने के लिए, इवन बीच बीच में रिवीजन करने के लिए नोट्स का रोल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। चलिए टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक नीचे दिया गया है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। लाइक बटन को प्रेस कर दीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आया तो, बिकॉज दैट विल मोटिवेट अस एज वेल। नहीं पसंद आया तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मुझे @prince_luthra पे डायरेक्टली बता दीजिएगा अबाउट योर फीडबैक। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, आई विल सी यू टुमारो।